अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर लिसनर, मैं हूँ वसीम मंशा डोकर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, जो इसराइल है उसने आज तक कितने ममालिक पर हमले किए हैं और उनको बेहद नुकसान पहुंचाया है। तो उन ममालिक में सबसे पहले जो काबिल ज़िक्र है वो फ़लस्तीन के इलाके गज़ा और जो है मगरबी किनारे, लिबनान, शाम, इराक, मिस्र, उर्दन और अब जो ईरान है, ईरान पर उसने जो आगाज़ किया है हमलों का, जो उसने एटमी असासों को लेकर ये एटमी असासों का जवाज़ बनाकर ईरान पर पहले हमला किया, आगाज़ इसराइल ने किया। तो उसके बाद इसराइल ने तमाम टॉप क़यादत, जौहरी क़यादत भी और फ़ौजी क़यादत भी और बहुत सारे जो ईरान के मेन जो क़यादत थी उसको शहीद कर दिया गया। अभी वो धमकियां दे रहे हैं कि हम आयतुल्लाह ख़ामनाई को भी जो है वो शहीद करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये जो मशरिक़ वस्ता में ये जो गुंडागर्दी है इसराइल की, उसके पीछे तमाम मगरबी ममालिक खड़े हैं और अमेरिका खड़ा है। ईरान की बहुत लंबी तारीख़ है और यहूदियों की भी बहुत पुरानी तारीख़ है। ये कोई आज की बात नहीं है। ईरान किसी वक्त में सुपर पावर हुआ करता था और उसके साथ रूम भी सुपर पावर हुआ करता था, और इन दो सुपर पावरों में को चैलेंज किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान की सुपर पावर को ख़त्म किया और ईरान के जो इलाके थे वो अपने कब्ज़े में लिए। तो ईरान दहाइयों से नहीं, सैकड़ों सालों से, सदियों से हालते जंग में है, और आज उसका मुज़ाहरा हुआ जुमे के बाद, जब तेहरान में नमाज जुमा के बाद सुन्नी इत्तेहाद, सुन्नी मसलक से तल्लक रखने वाले भी और जो दूसरा मसलक है शिया, उससे तल्लक रखने वाले तमाम अवाम बाहर निकले और उन्होंने अपनी हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किया और ईरान के झंडे बुलंद किए। उनमें कोई खौफ नहीं है, उनमें कोई डर नहीं है, उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, उनको कोई खौफ नहीं है। वो अपनी मौत को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम शहादत से सरशार होंगे, और जो शहादत का रुतबा है वो इस्लाम में बहुत बुलंद है, उसका बहुत बुलंद मकाम है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो इसराइल है उसकी जो आवाम है उनका ना तो कोई शहादत से तल्लक है, वो ज़ालिम हैं। उन्होंने गज़ा के बच्चों और औरतों को वो जो नस्ल कुशी की है और जो उसके 60 से 70 हज़ार लोगों को शहीद किया है और गज़ा की इमारतों का जो हाल किया है, आज वही मनाज़र जो हैं वो इसराइल में, तल अबीब में और उसके बहुत सारे अहम जो शहर हैं उनमें नज़र आ रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि ये जो मनाज़र हैं ये इसराइल के हैं या ये गज़ा के हैं। तो ये मकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला ने जो इसराइल है उसको शिकस्त से, परेशानी से और इसराइल की तबाही का बहाना बनाया ईरान को उन्होंने बहुत अंडर एस्टीमेट किया, और उसको भी उन्होंने समझा कि ये भी जिस तरह हमने बाकी मुल्कों को तबाह किया है, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो ये भी उनके लिए बहुत आसान हदफ होगा। लेकिन
ایران ایک بڑا ملک ہے جس کی آبادی 9 کروڑ سے زیادہ ہے، اور وہاں پر شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے اور دوسرا سنی آبادی بھی ہے. تو وہ بہت بہت ساری دہائیوں سے ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. پابندیوں کے باوجود، امریکن پابندیوں کے باوجود، پوری دنیا کی پابندیوں کے باوجود انہوں نے اپنا میزائل ٹیکنالوجی کا جو اہداف تھے وہ پورے کرتے رہے، اور آہستہ آہستہ 10 قسم کے میزائل جو ہیں وہ انہوں نے ان کے تجربات کیے، اور انہوں نے ایک پورا میزائل سٹی بنایا ہوا ہے. شہروں کے نیچے شہر آباد کیے ہوئے ہیں جو میزائلوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ابھی تک 500 سے 600 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے ہیں، جبکہ ایران کے پاس کئی مہینوں تک میزائل فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اور جو ایران ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے اسرائیل کے لیے. ناظرین، 14 بڑے جہاز فوجی اسلحہ لے کر یورپ سے اسرائیل پہنچ چکے ہیں. ان کا آئرن ڈوم جو پہلے 90% کام کر رہا تھا، یعنی کہ جب ایران میزائل داغتا تھا اسرائیل پر تو 90 میں سے 10 جو تھے وہ اہداف کو نشانہ بناتے تھے، اور جو 90 ہوتے تھے ان کو ان کا آئرن ڈوم جو 4 اور 5 قسم کے ان کے دفاعی نظام ہیں وہ ان کو روک لیتے تھے. اب وہ کم ہوتے ہوتے 60% پر آ گیا ہے. آج اگر ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل پر تو 40 اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، اور 60 کو جو ہے ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ فضا میں گرا دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے. تو مائی ڈیئر لسنر، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود ایران کھڑا ہے. میں داد دیتا ہوں ایران کے جذبے کو، میں داد دیتا ہوں ایران کی جو قوت ارادی ہے اور اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے. وہ 57-58 ممالک میں سے ایک ایران ہے جو اتنی پابندیوں کے باوجود ڈٹ کر کھڑا ہے، اور اس نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم جو امریکہ کے ٹھکانے ہیں وسط ایشیا میں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ان کو فوجی ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ ایران تنہا کھڑا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ 58 اگر ممالک ہیں دنیا میں اور 1 ارب 70 کروڑ مسلمان آبادی ہے، تو ان میں صرف جو 9 کروڑ مسلمان ہیں ایران والے، تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 57 بہنیں ہیں اور ان کا ایک بھائی ایران ہے جو منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور جو بالکل نہ ڈرا ہوا ہے، نہ سہما ہوا ہے، نہ گھبرایا ہوا ہے، اور نہ وہ اپنی موت سے ڈر رہا ہے. ان کی ٹاپ قیادت، ٹاپ لیڈرشپ شہید ہونے کے باوجود وہ 12 گھنٹوں کے اندر انہوں نے اسرائیل کو جواب دیا. اب امریکہ بھی پھنس چکا ہے. اور ناظرین، جو ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے درمیان، تو ہم پاکستانی یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان ایران کے خلاف کوئی سودا نہیں کرے گا. اگر ڈسکس ہوئی ہوگی تو یقیناً ایران بھی ڈسکس ہوا ہوگا، اور پاکستان اور انڈیا بھی جو ہے اس پر بھی ڈسکس ہوئی ہوگی. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران کا ساتھ نہیں دے سکتا تو ایران کی مخالفت نہیں کرے گا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ دعوت دی ہوگی کہ آپ ایران کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ کا بارڈر ایران سے ملتا ہے، تو آپ ایران سے بات کریں اور جنگ بندی پر اور صلح پر اس کو راضی کیا جائے. اور جو امریکہ ہے وہ اب بھارت پر نہیں بلکہ پاکستان پر ریلائے کر رہا ہے. پاکستان نے جو اپنی طاقت دکھائی ہے، جو بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کیا،
पहलगाम का, उसके बाद 3-4 दिन तो भारत पाकिस्तान पर हमले करता रहा, लेकिन भारत को जब 1 घंटा पाकिस्तान ने उनके 32 मकामात को निशाना बनाया तो वो चीख उठा और उसने अमेरिका से गुजारिश की कि हमारी जंग बंदी करा दें, और उस पर अमेरिका को भी पता चल गया कि भारत की औकात क्या है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत मर्तबा 20-25 मर्तबा जो है वो पाकिस्तान का जिक्र कर चुका है और पाकिस्तान की तारीफ कर चुका है, और अब तो उसने कह दिया कि आई लव पाकिस्तान। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अमेरिका का प्यार है ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं होना चाहिए, और हम अपनी सरजमीन को, या हम बतौर एक मुसलमान ममालक, एक बरादर इस्लामी ममालक ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, हम नहीं करेंगे। हमारी मसल्ह अफवाज नहीं करेंगी, हमारी हुकूमत नहीं करेगी, चाहे वो जिस तरह से भी आई है। तो दोस्तों, ये अब इम्तहान है मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज़ का। देखें सऊदी अरब कितना पावरफुल है और सऊदी अरब के पास कितना पैसा है, और बाकी अरब ममालिक कहाँ पर हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनको कोई कुछ शर्म नहीं है, इनको कुछ हया नहीं है। अगर ये फिज़िकली ये सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो यूरोप है वो फ़ौजी असला पहुंचा रहा है, तो फिर इसमें इस्लामी कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए ईरान को। लेकिन ईरान अपने अल्लाह के तवक्कल पर, अपने अल्लाह के सहारे ये जंग लड़ता जा रहा है, और उसकी शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वो अपने हर आए रोज़, आज उन्होंने जिस मिसाइल से फायर किया वो मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन वो पहली दफ़ा ईरान ने उस मिसाइल से फायर किया, और वो आवाज़ से 14 से 15 गुना तेज़ अपने हदफ को निशाना बनाता है। और फिर इसके बाद जो इसराइल है उसका दफ़ाई निज़ाम इतनी तेज़ रफ्तार जो मिसाइल है उनको रोक नहीं पाता, और वहाँ पर धुएं के बादल उठ रहे हैं। और ये धुआं मुसलमानों को, जो इसराइल में उठ रहा है, मुसलमानों के लिए सुकून का बायस है, क्योंकि इसराइल ने उर्दन में, शाम में, इराक़ में, ईरान में और फ़लस्तीन में और गज़ा में और मगरबी पट्टी पर जितनी तबाही मचाई है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलमानों को कुछ गैरत के घूंट पीने चाहिए, और इसराइल को जवाब देने में जितना रोल प्ले कर सकते हैं करना चाहिए। वैसे तो चीन भी जो है वो अपने बयानात दे रहा है ईरान की सपोर्ट में, और रूस भी। और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो बिल्कुल ये ख़तरात मौजूद हैं कि ये तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चूँकि मैं एक किसान हूँ, और किसान होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त है कि गंदम 1800 से 2000 फ़ी मन फ़रोख्त हुई, अब हमारी मक्की भी 2000 में फ़रोख्त हो रही है, और किसान मक्की पर 1,20,000 से 25,000 रुपया ख़र्चा करता है। और अब आगे चावल की फसल आने वाली है, तिलों की फसल आने वाली है, और चावलों की बहुत सारी इकसाम आने वाली हैं। और अगर इसी तरह किसान को रौंदा गया तो ये हुकूमत पहले भी अवामी मैंडेट से नहीं आई, फॉर्म 47 पर आई है, तो आइंदा कभी भी अवाम के वोटों से ये हुकूमत मुंतखब नहीं हो सकती, क्योंकि 60% किसान है पाकिस्तान में। 60% बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसान और मज़दूर किसान के साथ जुड़ा हुआ है। और इस पर मैं हुकूमत पंजाब से, मरियम नवाज़ से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए, कि जिस तरह इमरान खान के दौर में किसान को उसकी फसलों के जायज़ मुनासिब रेट मिलते रहे, इसी तरह आज भी किसान से इंतकाम ना लिया जाए। वोट तो पूरे पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो बदला सिर्फ किसान से क्यों लिया जा रहा है। खुदा के लिए इस पर हमारी हुकूमत गौर करे, हमारी वफाकी हुकूमत भी और हमारी सूबाई हुकूमत भी। किसान बहुत पिस चुका है,
किसान जो रकबे के मालिक हैं उनको ठेकेदार नहीं मिल रहे, और जो ठेकेदार हैं वो ठेका बहुत नीचे कर रहे हैं। तो किसान एक पाकिस्तान में मज़लूम की अलामत बन चुका है, एक मज़लूम शहरी है किसान। अगर किसान को उसके मुनासिब प्राइस नहीं मिलते तो ये बहुत बड़ी जाती होगी। इसके साथ ही मैं आज इजाज़त चाहूँगा। आपकी मोहब्बतों का तलबगार वसीम मंशा डुग्गर। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।